दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप तुरंत स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। दोस्तों, लास्ट वीक किसी भी भाई की कोई अच्छी एक्सपीरियंस है, अच्छी शेयरिंग है, अच्छी सेल है, आप जरूर उसको शेयर करें ग्रुप में। आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें। राजेश राठौर जी आपको अनम्यूट करके आपको आमंत्रित करेंगे। आप बताएं, कोई भी भाई बोलना चाह। हरजीत मल्होत्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं। हरजीत जी, आपने आपको अनम्यूट, हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने अनम्यूट कर लिया जी। जी। सर, ये तो सबसे पहली चीज मैंने यूट्यूब पे देखा आप लोगों का ये। पहले तो आप और बताएं, बड़ा। आप कहाँ से हैं सर, और कितने हाँ सालों से इस सर, लाइन में हैं? मैं जलंधर से हूँ। जी। मैं 1990 से लास्ट 34 ईयर से अरे वो बहुत डीसी ऑफ इंडिया के साथ ग्रेट काम सर, कर रहा ग्रेट हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा जी। देख। 2007 से एमडीआरटी हूँ। ग्रेट सर। एक बार सीओटी किया है। जी। लेकिन वही बात है कि बार बार एमडीआरटी हो रही है, टीओटी तक नहीं पहुंच पा रहे। जी। मुझे एकदम से मेरे मन ने आवाज दी कि ये प्लेटफॉर्म मुझे टीओटी तक ले जा सकता है। तो इसलिए ग्रेट। मैंने रिक्वेस्ट की अपने मित्र विकास भारद्वाज, अरे दिल्ली में हैं, आप लोगों का कांटेक्ट नंबर लिया और मैंने इसको ज्वाइन किया। जी। इस बार की अ, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से 2 एमडीआरटी जो है मेरी इस वीक में लास्ट डे में कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है थैंक यू। मल्होत्रा साहब। सुबोध पंडित जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? अनिल मिश्रा जी इंदौर से, जी अनम्यूट जी। करके बोलिए। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरा टीओटी हो गया सर 26 तारीख को। अरे वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कोई अच्छी सी सेल बताओ जिससे बाकी लोगों का भी टीओटी हो जाए 2 दिन में। मिश्रा जी। सर उससे हमेशा हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है। बहुत क्रेडिट जाता है पीआरटी को। बहुत अभी बहुत। तो हम 4-5 महीने पहले जुड़े थे, बॉम्बे में मिल गए थे। सर आपके वो नाम भूल रहा हूँ मैं, चौधरी जी क्या था, तो उन्होंने जुड़वा दिया था। अच्छा अच्छा। चलो हम्म। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कोई अच्छी हाँ। सेल आप एक्सपीरियंस बताएंगे अपना? बस यही है सर कि अभी अच्छी सेल तो मतलब हमने फोकस किया मिनिमम 1 लाख के नीचे की प्रीमियम न लूं, ऐसे लोगों को ही मैंने टारगेट किया। और 1 से 4 लाख 5 लाख इन्हीं लोगों से हमने खींच के किया है। मतलब पहले तो मेरा मार्च तक ही 1 करोड़ की एक प्रीमियम आई थी, 12 से 12.5 करोड़ का एक पॉलिसी हुआ था, जिससे मेरा सीओटी हो गया था मार्च तक ही। बहुत अभी बढ़िया। बाकी के इधर से 3 एमडीआरटी किया मैंने मार्च के बाद से, तो बहुत ये फिर बढ़िया। से हो गई टीओटी। अभी पहली बहुत बार टीओटी हुआ है सर, ये बड़ा क्रेडिट जाता है पीआरटी को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक अभिनंदन सबका। थैंक यू थैंक यू। विकास भारद्वाज जी, मॉर्निंग सर। अनम्यूट करके बोलें सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। इस महीने में मेरी 12 पॉलिसियां हुई हैं, 6 लाख का प्रीमियम आया है और मैं अपनी ब्रांच में टॉप पर हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। ठीक आप एफपीआरटी में भी टॉप पे हैं सर। 12 पॉलिसियां इस हफ्ते में किसी की नहीं हुई सर। है। अरे नहीं नहीं साहब नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सुबोध पंडित जी। नमस्कार, सबको नमस्ते हार्दिक स्वागत। नमस्ते। कल का मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो जी मैं थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे करेंगे। मतलब बेंगलोर का क्लाइंट नहीं था, वो बेंगलोर से 200 किलोमीटर आगे की क्लाइंट था। तो इवन मैंने थोड़ी सी भूल की, मैंने उनको प्रपोजल फॉर्म भी भेज दिया कि आप साइन करके दे दो। और मैं थोड़ा हट गया था कि आनंदा में भी हो सकता है। हम्म। तो कल का एक्सपीरियंस है, मैंने 45 मिनट्स में उस पॉलिसी को कंप्लीट किया। सिर्फ 3 बार मैंने ओटीपी मांगा हम्म। क्लाइंट को, जी। और मुझे काफी खुशी हुआ। और इस तरह से 11,000 पर मंथ का पॉलिसी कंप्लीट हुआ। बहुत ये मैं बढ़िया। जस्ट शेयर करना चाहता हूँ।
कि टेक्नोलॉजी और अपग्रेड कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग साथ FPRT में चलते हैं। FPRT भी साथ में यस, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और कोई भाई? हमारे अरोड़ा साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसके बाद त्यागी जी आप तैयार रहें। अरोड़ा साहब अनम्यूट करो। जीवन उत्सव पे काम हो रहा है। जी मैंने 4 पॉलिसियां की है जीवन उत्सव पे, खासकर बच्चों के लिए किए हैं। उनको सिर्फ यही दिया कि भाई कल को आपके बच्चे बड़े होंगे और उनको स्टार्टअप, जैसे हमारी कंट्री है तो स्टार्टअप उनको अपने लाइफ में अगर स्टार्टअप का चांस मिले तो उनको, अब स्टार्टअप करने में क्या है, कुछ समय तो लगता है, हो सकता है 4-5 साल लग जाए। उस समय अगर बच्चों को आपके पास अगर इंडिपेंडेंट इनकम आती रहे तो उनको, आपको भी नहीं महसूस होगा और बच्चों को भी एक समय मिलेगा अपने आप को इनोवेशन करके और अपना काम करने में। तो दो फादर पेरेंट्स ने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने बच्चों के लिए पॉलिसी ली, और बच्चे उनके थे, एक 3 साल का, एक 4 साल का, बहुत बढ़िया। और 2-2 लाख रुपए का प्रीमियम मैंने उनसे लिया, कितने साल के लिए लिया सर? 16 साल के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही। थैंक यू सर, थैंक यू। अजय त्यागी जी, मॉर्निंग सर, अनम्यूट करके बात करें। हाँ, मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, FPRT में आप सबका स्वागत है। बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ रही है और इतनी ठंड में भी आप लोग बाग रजाई से नहीं निकले अब तक और आप यहाँ आ गए, तो ये तो स्वागत है। मेरा बहुत मजा आ रहा है और कंसिस्टेंटली काम चल रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस में इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड में काफी मतलब वो है। पिछले एक हफ्ते में तकरीबन मैंने 10 लाख रुपए लमसम उठाया है और लगभग 1.5 लाख की SIP करी है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो काम चल रहा है। साथ में मेरी दौड़ भी बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं चाहता हूँ एक दौड़ हम FPRT की भी करा दें, एक हाफ मैराथन, यदि आप लोग तैयार हो तो। जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओप्पो कुछ बोलना चाहते हैं? CPH2471। आप अपने हैंड रेज किया हुआ है। सुबोध पंडित जी, आपका भी हैंड रेज, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी जी जी, एक और जबरदस्त सेलिंग है सर, शेयरिंग है, जी, उसको शेयर जी, करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए सर। सर, एक शॉट में 4,30,600 का प्रीमियम कैसे मिला है वो शेयर करना चाहता हूँ। जी बताएं सर। मैं उससे गुजर रहा था, ऐसे रिलेशनशिप था। तो मैंने बीच में उनको बोले, 1-2 बार उन्होंने बोले सर कुछ करना है, फिर ऐसे ही चला। मुझे सडन थोड़ा सा टाइम था, आधा घंटा, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इनको कॉल कर दूं, और ऐसे ही कॉल किया उनको। तो बोलता है कि सर मैं भी सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए। मैं बोला इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया हूँ, आप मेरे को याद किए, मैंने आपको कॉल कर दिया। तो बोला सर मिलिए, आइए ना, कुछ बच्चों के लिए करना है। और जब मैं गया बैठा तो 1 शॉट में टोटल प्रीमियम 4,30,600 रुपया का हुआ है, जो कंप्लीट भी हो गया है पॉलिसी। इन्हें कैसे किया वो बताएं सर प्लीज। हाँ, वेरी गुड। जी। मैंने उनको बोला कि यार तुम सिर्फ सोचते रहोगे या कुछ, मतलब छोटा है हमसे, तो बोले यार तुम सोचते रहोगे या कुछ करोगे। बोले नहीं, इस बार पक्का करना है। बोले तू ऐसे ही बोलेगा या कुछ रियल में करेगा। बोले नहीं नहीं, मेरे पास 3 लाख रुपया है, बोलिए क्या इन्वेस्ट करना है। हम बोले हाँ, ये बात हुआ। तो मैंने सिंगल और कॉम्बिनेशन का उनको बताया, तो अच्छा लगा। फिर मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया कि यार 3 में थोड़ा नहीं, अगर 4 करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो सिंगल को शांति में डाल करके रेगुलर प्रीमियम में मैंने आनंद को उनको सजेस्ट किया। उनको लोग बोला सर ये बहुत अच्छा है, और इस अनुसार से मैंने क्लोज किया सर। बहुत धन्यवाद सर, ग्रेट। धन्यवाद दोस्तों, और कोई शेयरिंग है तो लास्ट शेयरिंग मैं लूंगा, उसके बाद हम आज की हमारी स्पीकर, डायनेमिक स्पीकर हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। है कोई शेयरिंग तो बताएं, तो आगे बढ़ते हैं। अतुल जी, मुझे कोई दिख नहीं रहा किसी की शेयरिंग। अतुल सर हमारे FPRT के जनरल सेक्रेटरी हैं, और अतुल साहब की लास्ट वीक में TOT हुई है कंप्लीट। एक बार जोरदार तालियां अतुल भाई के लिए। और FPRT को तो हमेशा अच्छे से संभालते ही हैं, बाकी हम सब लोगों को भी अच्छे से डांटते हैं और अच्छे से
खींच के लेते हैं, जैसे होता है ना। आज मैं अतुल भाई आपको एक ड्यूटी दे रहा हूँ। सरिता शर्मा जी हमारे बीच काफी पुरानी हैं, लेकिन आज उनको आप ही इनवाइट करेंगे, आप ही बुलाएंगे। कैसे ये डायनेमिक लेडी हर साल इतना अच्छा बिजनेस करती हैं, कितने सालों से इसके अंदर है, वो आप ही बताएंगे। गुड मॉर्निंग अतुल भाई, नाउ स्टेज इज योर्स। ग्रेट सर। थैंक यू सो मच डैंग भैया। और मैं किसी को डांटता नहीं यार, ऐसा मतलब इम्प्रेशन खराब मत करो हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि कई बार लोग जो ट्रैक से हट जाते हैं तो उनको ट्रैक पे लाने के लिए, हो सकता है कि मेरी भाषा में कुछ ऐसी बात आ जाती हो जो लगता हो कि डांट है, बट मेरा कभी भी किसी को डांटने का कभी भी मेरा मन नहीं रहता। मैं हमेशा सबको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ, और मेरा एक ही ध्येय है सिर्फ कि हम जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में जो हैप्पी आर्ट के मेंबर हैं नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा ग्रो करें, वो बहुत आगे तक जाएं, और इतना मतलब सब इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। मैं अभी, आप लोगों ने शायद मालूम होगा, आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं पता, अभी एक हमारे इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज नहीं है कि अभी IRDA ने जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी मार्क्स कम कर दिए। पहले 17%, 50 में से 17 वाला बंदा पास होता था, 15 नंबर लेने वाला भी पास होगा। तो उससे क्या होता है, जब ये एंट्री इजी हो जाती है ना, तो फिर उसका एग्जीक्यूशन ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कई बार अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बता चुका हूँ कि जो लोग CA हमारे हिंदुस्तान में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इन लोगों की इसलिए आज भी रेपुटेशन है। इन लोगों को आज भी लोग पूछते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो कोर्स है ना, वो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको पास करना बड़ा मुश्किल है। CA के अंदर बहुत कम रिजल्ट आता है, तो इसलिए, क्योंकि मेरे ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 30-35 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं जानता हूँ कि उस टाइम से जब से हम लोगों को पता लगा कि CA क्या होता है, उससे लेके आज तक भी रिजल्ट बहुत 2-3-4% के करीब रहता है, और इतनी ही मार्केट में डिमांड रहती है। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी एक रेपुटेशन, एक उनकी एक, एक, एक इज्जत बनी रहती है मार्केट में। अब लोग जो जितनी जल्दी इंश्योरेंस के अंदर जो आएंगे, कम मार्क्स वाले पास हो जाएंगे, उन्हें लगेगा ये काम आसान है, जबकि काम उस जितना जितना पास, इस एग्जाम को पास करना जितना आसान है, उससे उतना ही ज्यादा मुश्किल ये, उतना ही ज्यादा टफ ये प्रोफेशन है, जिसके अंदर लोगों को कन्विंस करना है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये जो डिसीजन आया तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। मैं तो हमेशा IRDA में जब भी मेरी कभी बात होती है, मैं उनको बोलता हूँ, सर इसको भी ऐसा, इस एग्जाम को भी इतना टफ कर दीजिए कि जो इस एग्जाम को क्लियर करे तो उसको अंदर से प्राइड फील हो कि यस, आज मैंने कोई अचीवमेंट्स ली है। मैं कभी आप लोगों को शायद लास्ट बात बोलने के बाद मैं आज के स्पीकर को बुलाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि हमने एक CII लंदन से कोर्स कर रहे थे हम लोग, उसमें जो पासिंग मार्क्स है ना, वो 70% है। आप समझो, अभी तक मैं जितने भी मुझे मालूम है कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, तो शायद अभी तक हमें CA का 50% ही पता था, लेकिन CII का जो अवार्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग का जो हम कोर्स कर रहे थे, उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 70% है। तो उसमें लोग जो क्वालिफाई बहुत थोड़े से लोग करते हैं, तो उन लोगों को, और वो लोग जो क्वालिफाई करते हैं फिर वो इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं अपना नाम रखते हैं। तो मैं इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए, आज के स्पीकर जो हमारे वो बेसिकली हमारे परिवार की सदस्य हैं, और हम PRT में वो हमारे साथ पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई हैं, और बहुत, क्योंकि मैं उनको बहुत बहुत उनके बारे में काफी कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनके बारे में काफी कुछ नहीं पता लगे, सब कुछ पता लगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सरिता मैडम को, और सरिता मैडम आए और हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पहले हम वो कैसे उन्होंने इस प्रोफेशन में आए, कैसे वो ज्वाइन किया, और कैसे वो एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते करते कैसे वो इतना काम करती हैं, हर बार COT कर लेती हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करती है। और मुझे पता लगा है कि वो वो उनका जो जितना भी बिजनेस है वो भी HNIs पे काम करती है, बहुत क्लीन काम करती हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, और बहुत BITV वगैरह में भी काफी चैनल्स पे एक उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो जिसमें 70,000 प्लस शायद लोगों ने उसको देखा था। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने आज के स्पीकर को, सरिता मैडम को इनवाइट करें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा FPRT की परंपरा है उसी हिसाब से सभी लोग उनको वेलकम करें, उनको भी लगे कि आज वो, और जितने अच्छे से हम वेलकम करेंगे, उतनी अच्छी एनर्जी से सरिता मैडम हम लोगों को अपनी लाइफ जर्नी बताएंगे। वेलकम मैडम, द स्टेज इज योर्स नाउ।
सरिता मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार अतुल जी, और एफपीआईटी में आए हुए सभी सदस्यों को नमस्कार। बहुत अच्छा रहेगा अतुल जी, मैं अपनी लाइफ जर्नी तो बताऊंगी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे जो भी जिस भी विषय के में, और फिर मैं उसको आंसर करूंगी। मैं छोटा सा अपना परिचय दे देती हूँ और उसके बाद हम इस क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट करेंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फिर मैं शायद और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी चीजों को। मेरी जो जर्नी है, जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी है, वो स्टार्ट हुई थी 2000 में। 2000 में मेरा बेटा हुआ और एक मेरी बेटी है, सेकंड नंबर पे बेटा है। तो जब वो सिद्धार्थ हुआ, तो मैं हमेशा सिद्धार्थ को यही बोलती हूँ कि बेटा आप क्या पैदा हुए आपने तो मुझे दौड़ा दिया वो कहते हैं ना कि मतलब वो जब जब हुआ तो उसके बाद हमारे घर में कोई एक पार्टी होस्ट हुई थी टपरवेयर की। तो टपरवेयर जो किचन वेयर प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने ही होस्ट करी थी। तो तब वहां पर मैंने देखा कि फीमेल्स जो हैं वो सब मिलके कोई प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और वहां से ही ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और फिर वो उसको सेल करते हैं। तो मेरे को इनवाइट किया गया उनकी असेंबली में, और जब मैं उस असेंबली में गई, तब मैंने वहां पर क्या देखा कि इतनी सारी फीमेल हैं और वो काम कर रहे हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो वहां पर बैठे बैठे एक थॉट आया, एक विचार जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर आपके दिमाग में कोई बहुत अच्छा विचार आया है, तो जब भी अच्छा विचार आए उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मुझे लगा जब ये सब लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मी, मैं भी तो कर सकती हूँ। और तब मेरी जर्नी शुरू हुई करियर के एंगल से देखा जाए तो, और मैंने वो काम करा और वहां पर भी बहुत अच्छा काम करा। वहां पे एज ए मैनेजर लेवल पर पहुंची। तभी इंट्रो हुआ जब मैं कोई डेमो ही दे रही थी मेरे कोई क्लाइंट के वहीं पर ही। तो हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर सर हैं, उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने मुझे अलग से मतलब कहा कि मैम मैं आपसे मीटिंग एक रखना चाहता हूँ। और जब उन्होंने मीटिंग रखी तो उन्होंने कहा कि सरिता जी, आप जो है ना, यू आर ओनली एंड ओनली फॉर LIC, आप LIC के लिए बने हुए हो तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे। और मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बड़े मजे से काम कर रही थी, बड़ी खुश थी अपने काम से। वो कहते हैं नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से क्या अर्न कर रहे हैं, क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग, उन्होंने मेरे से मेरे बारे में पूछा। आप जो भी काम कर रहे हो, विजन क्या है आपका, और यहाँ पर अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। मैंने कहा सर वो सब तो ठीक है, पैसा ठीक है, अर्न कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें, पर मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था। हमेशा मैंने देखा है कि सबसे बड़े दुश्मन भी हम अपने खुद के ही होते हैं हम सेल्फ डाउट करते हैं, क्योंकि कोई तो एक मेंटर चाहिए होता है जिसको पता हो कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है। तो शायद सर को ऐसा लगा होगा मेरे अंदर, और थोड़ा मैंने टाइम लिया, थोड़ा क्या, कम से कम 1 से 1.5 साल लगा मुझे कन्विंस होने में। क्योंकि मुझे लगता था ये लिखना पढ़ना ये सब चीजें, मेरे घर में इंश्योरेंस एडवाइजर भी आते थे, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम लगता था लेकिन समहाउ मैंने ज्वाइन किया। और 2005 सितंबर में, 21 सितंबर 2005 को मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई। और लेकिन एक चीज और है कि मुझे शुरू से, वेदर मैंने टपरवेयर किया या मैंने इंश्योरेंस किया, मुझे शुरू से ही हर चीज को समझकर उसकी प्रॉपर मतलब मुझे ध्यान है उस टाइम पे जब एग्जाम भी होते थे तो कहते थे कि चलो ऐसे ही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं पढ़ूंगी। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। तब तो 20 डेज का ट्रेनिंग होता था, सारी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, पढ़ी, समझी कि व्हाट इज इंश्योरेंस, किस तरीके से इसको सेल किया जा सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, लोगों की लाइफ में इंश्योरेंस कैसे चेंज लाती है। ये सब कुछ समझने के बाद फिर मैं फील्ड में आई। और मुझे ध्यान है कि अपनी लाइफ में मैं एक बारी बस सर को साथ लेके गई थी इनिशियली, जब फर्स्ट उस पे गई थी बात करने के लिए अपने किसी क्लाइंट के पास। तो मैंने देखा था कि किस तरीके से, मैं ऑब्जर्वर हूँ, आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि पीपल लोग कैसे बात करते हैं, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग कर रहे हैं, क्या ये सब मैं चुपचाप बैठ के मैंने ये सब देखा। और उसके बाद मुझे कभी भी अपने मेंटर्स को बाद में किसी एक दो कॉल में ले जाने की जरूरत पड़ी, बट कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। और मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई शुरू से। सबसे पहले तो ना मेरे को जो जो ये इंश्योरेंस के काम में आगे बढ़ पाई, उसके पीछे रीजन ये था कि मुझे ये लगता था, मैंने ना अपने हस्बैंड, अपने घर का ही एक मुझे ध्यान है कि जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। वो एडवाइजर के लिए मेरे दिल में आज भी बहुत रिगार्ड है, बहुत रिस्पेक्ट है, इवन मैंने भी ली थी।
तो जब ये जैसे हम रेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो ना एक एंजाइटी सी मुझे नजर आती थी बिफोर टेकिंग पॉलिसी, जैसे बेटी हुई। और जिस दिन इन्होंने इंश्योरेंस प्लान लिया था ना, उस दिन ये बहुत रिलैक्स। तो वो पिक्चर मेरे माइंड में थी कि इसका मतलब जब भी किसी के पास कोई पॉलिसी होती है या कोई हम इंश्योरेंस, तो व्यक्ति जो है ना वो बहुत सिक्योर फील करता है। तो ऐसा ही फील मैं अपने क्लाइंट्स को दिलाना चाहती थी कि ये लेकर अगर आपके पास इंश्योरेंस प्लान है या फ्यूचर प्लानिंग आपने कर रखी है, तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड आप फील करेंगे और आप अपनी लाइफ में और अच्छा कर पाएंगे। इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर 2008 में मुझे डेटाकॉम के बारे में पता चला। मैंने बोला आई एम अ नॉलेज सीकर, मुझे ट्रेनिंग्स अटेंड करना, समझना, सीखना, ये सब मैं खुद से, मतलब मुझे ये तो मैं जरूर कहूंगी कि आगे बढ़ने के लिए कोशिश मेरी खुद की रही। कि मुझे कहीं से भी कोई चीज के बारे में पता चलता था तो मुझे लगता था नहीं, समझना चाहिए, देखना चाहिए। डेटाकॉम ने आके लाइफ चेंज कर दी बिल्कुल टोटली। उनका एजुकेशन प्रोग्राम भी चलता था, वो अटेंड करा। डाटाकॉम का सॉफ्टवेयर आया, तो उसके थ्रू ना हमें प्रॉपर बोनस, हर चीज एकदम क्लियर होने लगे। और मेरी बड़ी सेल्स शुरू हो गई, लोगों से मिलना शुरू हुआ। और एक चीज मैं और कहूंगी कि जैसे लोग कहते हैं कि हाँ सेल तो कर ली, लेकिन कैसे करी। मुझे लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर वो व्यक्ति ग्रो कर सकता है। शायद बचपन से मेरी आदत थी, मैं किसी से भी मिलती थी ना, हर आंटी को नमस्ते करना, सबसे बड़े बड़े जनों से पूछना, आंटी आप ठीक है, अंकल कैसे हैं आप। तो शायद मैं व्यवहारिक थी, मेरे को लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता था, और मैं एक सोशल पर्सन थी। तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती थी लोगों से। मुझे ध्यान है जब मैं छोटी भी थी तभी भी लोग जो है ना, जैसे अपने घर की बात या अपनी कोई भी बात वो लोग एकदम शेयर कर लेते थे। तो मुझे लगता है जो ये हमारा काम है, इसमें सफलता के पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कि आई कनेक्ट विद पीपल इजीली। मुझे आगे बढ़कर बात करना अच्छा लगता है, और फिर उनसे अपनी बात हम शेयर कर सकते हैं। आप जो बात कहना चाहते हैं, लोग लिसनिंग मोड में आ जाते हैं। और अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला लिसनिंग मोड में है, तो इम्प्लीमेंटेशन भी फिर वो सही होता है। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। और जैसे ही 2008 में 7 में आई थिंक मैंने एमडीआरटी किया। और फिर उसके बाद तो हर साल एमडीआरटी। और एक बारी मुझे ध्यान है, मैंने ब्रांच में सिंगल प्रीमियम, शायद पहला पर्सन थी जो कि 1 CR प्लस का सिंगल प्रीमियम आया था। और वो प्रीमियम भी सर्विस बेस आया था। तो मैं तो और लोगों को देख रही होती थी कि ये सब लोग ऑल इंडिया लेवल पर जो लोग परफॉर्मर्स है, मेरी नजर उन पर होती थी। और मुझे ध्यान है सर बोलते थे, या जो ब्रांच में है, या जितने भी सीनियर ऑफिसर्स जब ब्रांच में आते थे, तो वो लोग कहते थे कि हम आपका एग्जाम्पल देते हैं, जबकि मुझे ये सब बातों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मेरा विजन हाई लेवल पे जाना था, मेरा ध्यान ही उधर था। और इस तरह से जर्नी स्टार्ट होते हुए आज मेरे को देखिए 23 साल हो चुके हैं। 3 बार सीओटी किया, और गैलेक्सी क्लब मेंबर तो हुई। जनरल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड ये सब भी देख रही हूँ, ये सब काम भी कर रही हूँ। ये मेरा परिचय है। अब आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया सरिता मैडम, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, और हम लोग शायद किसी ट्रेनिंग में पहले बार मिले थे, और उसके बाद आपसे इंटरेक्शन हुआ था, फिर आपने हमारे एफपीआरटी ज्वाइन किया था। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आज हमारे पास ऑलरेडी करीब करीब 74 मेंबर्स अभी जुड़ चुके हैं, और भी लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे ये पूछना कि आप आज जो लोग इस सेशन में हैं, उन लोगों को बताइए कि ट्रेनिंग का आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा हुआ, और आपने कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ली, और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि आज एक घर संभालते संभालते आप एक अच्छी अर्निंग भी कर रही हैं, और एक अपना सोशल स्टेटस भी मेंटेन कर रही हैं। आप मेरे ख्याल से पिछले दिनों, जहां तक मुझे याद है, अभी 1-2 महीने पहले आप वर्ल्ड टूर पे निकली हुई थी। तो अब मैंने सोच लिया। अब मुझे तो सोच लिया। वैसे मेरी इच्छा क्या है, 60 बिफोर 60। हाँ, तो आपका ये मैं जानता हूँ कि आप काफी लंबे टाइम तक इंडिया से बाहर रही पिछले दिनों। तो थोड़ा सा बताइए कि ट्रेनिंग का आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और ट्रेनिंग से और लोगों को भी, यहाँ पे लोगों को मोटिवेशन मिले कि भाई कैसे हम, यदि वो भी आगे अपने 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 एजुकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो कैसे दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल।
मुझे तो लगता है कि मेरे करियर के अंदर जो ग्रोथ हुई है उसका 100% जो क्रेडिट है वो ट्रेनिंग को ही जाता है। मैंने आपको जैसे बोला कि आई एम अ नॉलेज सीकर, मुझे कुछ भी अच्छा कहीं भी मिल जाए, और आई नेवर, मुझे मुझे पैसा नहीं देखती उस वक्त, मैं डिस्टेंस नहीं देखती। मुझे होता है कि नहीं, मुझे ये जो ट्रेनिंग है, लेकिन वो होनी चाहिए, वो मतलब एक क्लासिक, एक क्लास होनी चाहिए। ट्रेनिंग जो है उसका एक लेवल होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, मेरे लिए डाटाकॉम ने बहुत सपोर्ट करा, मतलब उनकी मैंने सभी ट्रेनिंग्स को अटेंड करा। फिर उसके बाद गोपीनाथ सर का, आप ही का आपको क्रेडिट जाता है, उसके लिए भी आपने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया। और गोपीनाथ सर की ट्रेनिंग करने के बाद एक अलग लेवल पर हम लोग एम्पावर हुए। ट्रेनिंग जो है वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, वो आपकी नॉलेज बढ़ाती है, वो आपकी पेशेंस बढ़ाती है। वो आप, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, कहते हैं ना कि एनर्जी एक्सचेंज होता है वहां पर जब आप अपने से अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स को देखते हो और उनको सुनते हो, तो आप मोटिवेट होते हो कि देखो जो मुश्किलें मुझे आ रही हैं, ये सब लोग भी उन्हीं मुश्किलों को फेस करते हुए और कितना ग्रेसफुली, कितना अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। तो हम, क्या होता है ना कि अगर हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, हम एक कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं। मैं होती है, मैं ही रहती है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इतने सारे लोग हैं, हर व्यक्ति का तरीका अलग है, काम एक है, लेकिन हर व्यक्ति का तरीका अलग है। तो वो जो ट्रेनिंग्स हैं, वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इस तरह की जो भी ट्रेनिंग रहती है, उसमें हमें सेल्फ एनालिसिस का मौका मिलता है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि आप किसी भी गुरु को चुने, किसी भी मेंटर को चुने, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करें, वाइजली अपने मेंटर को चुने, और फिर उनके साथ कंटिन्यू आप रहेंगे तो बेटर परफॉर्म करेंगे। और अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो मुश्किलें जो आ रही हैं आपको, वो सब चीजें जो है वो उनका इलाज वहीं पे ही हो सकता है। तो ट्रेनिंग तो मस्त। और एक चीज और है, मैं ये एग्जांपल बताऊं, क्योंकि मैंने एमबीए किया, मैंने आफ्टर मैरिज ही मेरी लाइफ जर्नी, जो ग्रोथ मेरी लाइफ की हुई है, आई गॉट मैरिड एट 19.5। मैं जस्ट ग्रेजुएशन हुई और शादी हो गई थी। लेकिन मैं आज के युवा को भी ये वाली बात कहती हूँ, इवन जो वर्किंग वेमेन है ना आजकल की, मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लोग, बच्चे क्या कर रहे हैं कि करियर बन जाए फिर कुछ करेंगे। मुझे तो लगता है कि मैंने तो सब कुछ ही शादी के बाद अचीव करा, बच्चों के साथ अचीव करा। मेरे 2 बच्चे हुए, मेरी तो लाइफ जर्नी तब से स्टार्ट हुई है। मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2030 ऑनवर्ड्स, आज 23 साल हो गए हैं, तो मेरा तो करियर, और मैं 2 बच्चे, जॉइंट फैमिली, बड़े जने, सब चीजों के साथ आज यहाँ पहुंची हूँ। और मुझे लगता है उन्हीं चीजों ने मुझे स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि जितनी मुश्किलें आएंगी ना, अगर आप जुझारू हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने आप को प्रूव करना, सबसे पहले तो आपको खुद को प्रूव करना हो, फिर सपोर्ट मिलता है। फैमिली सपोर्ट तब मिलता है जब उनको ये विश्वास हो जाता है कि ये जो भी काम कर रही हैं, ये जिस तरह से कर रही हैं, ये बिल्कुल ठीक करेंगे। लेडीज के लिए एक ये ये मुझे लगता है ये समस्या नहीं, क्योंकि आप अगर अपना लाइफ में ना किसी समस्या को एक चैलेंज की तरह ले लो ना, तो उसको फेस करने में बहुत मजा आता है। और पता है, खुशी पैसे से, घूमने से, किसी चीज से उतनी खुशी नहीं आती जितनी खुशी हमें, जब हमने किसी चैलेंज को ओवरकम किया ना, जो वो पीस, वो खुशी, वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है वो मिलती है। तो मेरे को मैं एक चीज और कहूंगी कि ये चेंज कैसे हुआ, या ट्रेनिंग या एजुकेशन का, या आपने जैसे पूछा अतुल जी कि क्या फर्क होता है। जब मैं छोटी थी, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे, और हमारे एक मैडम थे, म्यूजिक के मैम थे। तो वो एमसीडी के जो स्कूल होते हैं, मेरी स्टडी तो वहीं से हुई है, टाट वाले स्कूल से ही हुई है तो वो मैडम जो थे, म्यूजिक के मैम, और जब मैं सीनियर स्कूल में आई, व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो वो मैम हमारे इकोनॉमिक्स के मैम बनकर आए। और वो कहते हैं ना कि वो इम्प्रेशंस आपके माइंड में होते हैं। एक म्यूजिक टीचर, और वो बेस्ट इकोनॉमिक टीचर, इकोनॉमिक सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया। तो मेरे को ना वो वाली बात है कि ये मैडम, म्यूजिक वाली मैडम, छोटे से प्यारे से मैम, और आज वो इकोनॉमिक्स इतने अच्छे से पढ़ा रही है, सेम फीमेल। तो हो सकता है वो सब जो चीजें मैंने देखी, तो मुझे अपने आप अंदर, मुझे कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन मिला ही है बहुत बढ़िया। मैं आपने एक बात बताई नहीं शायद, जो मुझे पता है, मुझे लगा कि आप शेयर करता हूँ कि सरिता मैडम ने चितकारा यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था, बताया था, वैसे एमबीए के बारे में बात करी थी। और उस कोर्स को करने के लिए वो 15-15 दिन तक वहां पे यूनिवर्सिटी में रही। जब मतलब आप समझो ना कितना डेडिकेशन, कितना सब कुछ, अपने काम को छोड़ना। हम लोग यहाँ पे सुबह ट्रेनिंग्स में आने के लिए बड़ा परेशान रहते हैं कि भाई सुबह हमें मीटिंग्स हैं, ये भागने दौड़ने में लगे रहते हैं।
आप ये देखिए कि 15 दिन 15 और वो मेरे ख्याल से 4 सेमेस्टर का ये कोर्स था जो उनका मैडम का MBA का कोर्स था। 15-15 दिन के लिए वो घर से वहां पे चितकारा यूनिवर्सिटी में वहीं पे उनके कैंपस में रही। इसमें एक चीज और बोलूंगी, जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था ना, तो मेरे जो फादर इन लॉ है, पापा जो है, दैट टाइम ही इज 89 या 90 की एज थी। अभी वो स्वर्ग अभी उनके अभी पूरे हुए हैं पापा। तो मुझे ध्यान है कि जब फर्स्ट था ना, मेरे को, मैंने बोला ना कि मुझे चैलेंज लेने का है, मैं सोचती नहीं, जब मुझे कुछ करना है तो करना है, अब जो चीजें आएंगी आएंगी सामने। तो मैं पापा को भी साथ लेके गई थी, और वहां पंचकुला में मैंने पापा को ठहराया, क्योंकि इतने दिन उनको हम यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा कनेक्ट थे मेरे साथ, वो वहाँ यहाँ नहीं रुक सकते थे, तो मैंने अपनी दीदी के यहाँ पे उनको ठहराया, बद्दी में हुआ था, ताकि इजीली। तो ये नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं और चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, आप उनको किस नजरिया मैटर करते हैं। देखो, यही चीज मैं आपसे आज सब लोगों के पास लाना चाहता था कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो एक जगह पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो हर जगह पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सक्सेस ना लोगों को दिखता है कि भाई ये बड़े हो गए, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो भी हमें सब लोगों को समझनी पड़ेगी। सरिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई ऐसी सेल जिसको आपको मतलब बहुत क्रूशियल सेल हो, और बहुत जैसे जैसे होता है ना कि भाई आपको लग रहा था कि आप मिल के आए फर्स्ट मीटिंग में, आपको लगा कि अरे मजा आ गया, आज बहुत बड़ी सेल होगी, फिर उन्होंने कुछ ऐसी कहानी करी जिससे चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू हुई, फिर आपने उसको ओवरकम किया, फिर जब लास्ट में जब वो सेल क्लोज हुई तो आपको लगा यस आई विन, यस आई विन है। तो ऐसी कोई आपकी सेल हो तो हम चाहेंगे कि हमारे आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों तक भी ये जाए। और सेकेंडली, मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहता, राजेश राठौर जी, हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी आ चुके हैं, और वो शायद मैसेज में लिख रहे थे, उनको अनम्यूट करने का प्रोसेस बताइए। तो एक बार यदि राजेश सर कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ पहले उनका भी वेलकम कर लें एक बार, राजेश सर का। नहीं सर, मैं बाद में पूछूंगा, आप ये अभी बात कंटिन्यू रखिए। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। सरिता मैडम प्लीज कंटिन्यू। मैं अगर अपनी जो मेरी जो हाईएस्ट सेल्स है ना पीछे, जैसे हाईएस्ट सेल मेरी जो फर्स्ट सेल हुई थी हाईएस्ट, वो 10 लाख का प्रीमियम था, एक पॉलिसी पे 10 लाख का प्रीमियम। फिर उसके बाद जो मेरी हाईएस्ट सेल हुई, वो एक ही फैमिली में 3 पॉलिसी के ऊपर 40 लाख का प्रीमियम, और फिर ऐसे 20 लाख प्रीमियम। जो भी मेरी हाईएस्ट सेल हुई है ना, वो मेरे सबसे क्रूशियल टाइम पे हुई, जब मैं सबसे ज्यादा कष्ट में थी, उस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल हुई। फर्स्ट सेल के बारे में बताती हूँ, जो सबसे बड़ा था, और इन सभी सेल्स के पीछे ना मेरा सर्विसिंग एंगल रहा, वो कहीं ना कहीं उसका सर्विस का मुझे बेनिफिट हुआ, और वो सर्विस देने में मुझे काफी समय लगा, मतलब काफी समय से हम लोग सर्विस दे रहे थे, तभी ये सेल्स हुई। तो जो फर्स्ट सेल थी, जो बिग सेल हुई, वो 2011 में हुई, जब मैंने 10 लाख का 2 CR का पॉलिसी सेल किया था, और उसका प्रीमियम अप्रॉक्स 10 लाख के करीब, 21 ईयर्स का था। तो उसके पीछे क्या था कि वो पूरा, हालांकि मैं एक आधा बारी पहले भी अपने इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, उसमें हमने लैब्स बॉडी पॉलिसीज, पेड अप वैल्यू जिनकी हुई थी पॉलिसीज, ऐसा कोई लिस्ट, क्योंकि मई जून में काम जब कम होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अपनी ब्रांच में या जैसे भी आप अपना कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे को लगता है हमारा LIC का इतना सारा डाटा है, अगर हम सभी एडवाइजर्स ना अपना डाटा पे ही काम करना शुरू करें, तो LIC को, हम सबको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो मैं उस पे वर्क कर रही थी, और ऐसे मेरा कांटेक्ट हुआ। अब अगर मैं उसके बारे में बताऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा कि किस तरीके से इंट्रो हुआ, बिल्कुल अननोन जगह पर, सिर्फ एड्रेस होते हैं हमारे पास सिर्फ एड्रेस ही तो होते हैं। अब मेल ID कॉन्टेक्ट नंबर आने लग गया, पहले सिर्फ पॉलिसी होल्डर का एड्रेस होता था, तो वो सर्च करती थी। और जब भी मैं मिलने जाती थी ना, मतलब जब हम उस एड्रेस पर जाते थे, मुझे ध्यान है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और मेरा जो ड्राइवर है ना, वो भी परेशान हो जाता था, कहता था भाभी आप पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों में किधर किधर, ये लोग खुद ही आ जाए ना, आपको क्या जरूरत है इन लोगों तक जाने की। तो मैंने कहा ये कहाँ समझेगा इन बातों को। तो मेरे को मतलब मुझे काफी सर्च करनी पड़ी। वो उनकी कम से कम कोई 5-6 लाख का प्रीमियम था 4-5 पॉलिसीज के अगेंस्ट, जो कि पेड अप वैल्यू एक्वायर कर रखी थी पॉलिसीज ने। तो मैं पहुंची, लेकिन वाया वाया वाया, क्योंकि जो एड्रेस है वहां पर वो रहते नहीं थे, तो इस सारी प्रैक्टिस में ही हमें कम से कम 1 से 1.5 महीना लग गया। लेकिन जब वहां पहुंची,
और जब उस फीमेल से मिली मैं, तो उनके हस्बैंड बाहर रहते थे, भारत में नहीं रहते थे। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मेरा पैसा आ जाएगा, मिल जाएगा, तो जो भी आएगा ना आधा आप रखना, आधा मैं रख लूंगी। मैंने कहा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। LIC तो चाहती है आपका एक एक पैसा आपके घर तक पहुंचे। और उसमें पेपर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो सब पेपर्स बनवाना, एफिडेविट वगैरह, वो सब करके फंड्स पहुंच गए। इन बिटवीन अक्टूबर मंथ आ गया था, और वो तब डेंगू का बहुत प्रकोप था। और मेरी बेटी को डेंगू हो गया था, और वो बिल्कुल ICU में एडमिट थी। मतलब उसका जो प्लेटलेट्स थी वो 6500 इतनी पहुंच गई थी, ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो बच्ची हॉस्पिटल में थी, और मैं उनका सारा काम कर करा कर, और मैं मतलब कर चुकी थी। मेरे को था चलो अब मिलूंगी इन लोगों से, क्योंकि उनके हस्बैंड भी नहीं वहां पर रहते थे, घर में नहीं थे, तो डिसीजन टेकर उनके घर में हस्बैंड थे, बट वो आउट ऑफ इंडिया थे। तो बेटी मुझे वो करके, और मैं हॉस्पिटल से आई थी 8:30-9 बजे की बात है, मॉर्निंग की। तो मेरे पास कॉल आया कि सरिता जी क्या आप आ सकती हैं, मेरे हस्बैंड आए हैं। तो मुझे ध्यान है कि मुझे मुझे 1-1.5 घंटे के बाद वापस से हॉस्पिटल भी जाना था, बच्चे को देखना था। थोड़ी सी रिकवरी शुरू हो गई थी, और बहुत लोग आए थे सपोर्ट करने के लिए। मुझे तो ध्यान नहीं, मैंने तो एक मैसेज फ्लोट करा था। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हूँ, मैंने वहां पे एक मैसेज फ्लोट करा, पता नहीं कितने लोग तो प्लेटलेट्स के लिए आ गए थे। कुदरत आपको हमेशा सपोर्ट करती है। जब भी आप कष्ट में होते हैं ना, तो कुदरत की तरफ से सपोर्ट आता है, और वो लोगों के रूप में ही आता है सपोर्ट। मुझे राजेश चेतन जी की तरफ से, जब मैं अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा परेशानी में थी, FPRT से मुझे कितना सपोर्ट मिला। तो ये हम सब परिवार ही हैं। तो उन्होंने जब कहा, तो एक बारी को मुझे लगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप अपने कष्टों को नहीं शेयर कर सकते क्लाइंट के सामने या किसी के भी सामने। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी नहीं शेयर करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं करते। तो बस हल्का सा मेरे मुंह से निकल गया था कि बेटी अभी अभी मैं जस्ट आई हूँ, और मैं अगर इवनिंग में, तो वो कहने लगी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब भी वो आएंगे, बिकॉज उनकी इवनिंग की तो फ्लाइट है, वो चले जाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा सर था कोई बात नहीं, आप जाओ, आप देख लो, आपको ठीक लग रहा है, मैं तो हूँ ही, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। और मैंने फोन किया कि आई एम कमिंग। और जब मैं उनके यहाँ गई, उन्होंने खड़े होकर, उनके दोनों बच्चे थे वहां पर, उनकी पूरी फैमिली थी, उनकी बहू, वो सब लोग थे, और खड़े होकर उन्होंने सल्यूट किया मुझे, कहते हैं कि हैट्स ऑफ टू यू, आपने वो काम करा जो ये मेरे बच्चे इतने सालों से, ये नालायकों ने कुछ नहीं किया। आपने मतलब इतनी मेरी, मुझे ध्यान है ये मैंने कितने पेन में ये पॉलिसीज ली थी, और ये मैं हम नहीं भर पाए, उसके पीछे भी कारण है कि कुछ लो समय आया था उनकी लाइफ में भी। तो आपने ये करा, सैल्यूट टू यू। और अब आपको एक अच्छा सा प्लान, और उनको इंश्योरेंस का A to Z सब कुछ पता था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उनको सब कुछ पता था। वो बहुत साधारण बन के वो मुझे जज करना चाह रहे थे। तो फिर मैंने उनको सीधा, क्योंकि मन में था डाटाकॉम का सॉफ्टवेयर था, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लैपटॉप लेके गई थी सारा कुछ। और उनको मैंने सीधा 2 CR का, क्योंकि मुझे ध्यान है उस बच्चे ने मुझे चैलेंज करा था, आंटी क्या ये छोटी छोटी पॉलिसी, उस बच्चे की सिर्फ 232 रुपए प्रीमियम की पॉलिसी थी, जिसकी हम पहले कभी, और जब वो हुए थे तो पेरेंट्स ने कराए थे। और मैंने उसका जो उनको जब बताया कि इस तरीके से अप्रॉक्स 4 CR के करीब मैच्योरिटी रहेगी होल लाइफ की, जब सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सरता जी, आप देख लीजिए, ITR वगैरह मांगी सब चीजें। तो उन्होंने मुझे ब्लैंक चेक दिया। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कितनी बार लोगों ने ब्लैंक चेक, इतना ट्रस्ट उन लोगों के ऊपर है। कहते कोई ठीक है। मैंने कहा नहीं सर, नहीं भाई साहब, आप इस पे LIC ऑफ इंडिया तो लिख दीजिए। उनको बोला, कहते नहीं नहीं हमें मालूम है, आप करिए, आप काम करिए, आप देखिए कुछ जरूरत होगी तो ये बच्चे हैं, मैं तो चला जाऊंगा, इनसे आप पूछ सकते हो। तो हाँ ऐसे कपिल जी, इस तरह से ये मेरी एक मिनट पहली और। चॉइस। तो सर्विस जो है, सर्विस, परिवार के साथ कनेक्ट होना, उनको कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना कि आप जो भी ये काम कर रही हैं वो सही से ये कर लेंगी, तो ये बातें बहुत मैटर करती हैं। और प्रोडक्ट नॉलेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैडम, ऐसा आपने जो भी बात बताई ना कि चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में आते हैं, और हमें उस चैलेंजेस को ओवरकम करके कैसे हमें आगे बढ़ना है, वही बिटिया हॉस्पिटल में थी, हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। आपने बेसिकली, सपोर्ट क्या होता है कि सपोर्ट पहले शुरुआत होती है हमारे से, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। आपने उनकी पॉलिसीज के एड्रेसेस ढूंढ ढूंढ के उनको पैसे दिलवाए, कोई पॉलिसी बोर्ड नहीं था, आपने उसका सारा ये प्रोसेस कराया, उसमें भी कुछ पैसे डेफिनेटली लगे होंगे, लेकिन आपने उसको ध्यान रखे बिना आपने उस पर काम किया। तो भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि भाई कोई आदमी कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस नियत से काम कर रहा है। बहुत सबसे बड़ी बात क्या होती है कि
एक आदमी की इंटेंशन होती है ना, वो बहुत कुछ क्लियर करती है। यदि आप एक किसी के आप हम लोगों के प्रोफेशन में ये सबसे बड़ी खासियत है कि यदि हम अपना इंटरेस्ट रख के ध्यान में रखे बिना ना हम क्लाइंट के बेनिफिट की बात करनी शुरू करते हैं ना, आप यकीन मानना किसी के पास भी कोई काम की कमी नहीं रहेगी। हमारे साथ समस्या क्या आती है, हमें अपनी एमडीआरटी, हमें अपनी सीओडी, हमें अपनी टीओडी, हमें अपना कॉर्पोरेट क्लब, हमें गैलेक्सी क्लब, हमें ये सब चीज दिखने लगता है और हम उस दिखने के चक्कर में ना हम ये डिस्पैरेट हो जाते हैं कि भाई हमें ये चीज उस बंदे से जाए तो मिलना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, हमें इससे बाहर आना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम उसका अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपने उसकी सारी पॉलिसीज के वैल्यूज दिलवाई और उसके बाद उन्होंने आपको कुछ भी नहीं, मतलब उनको सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी उन्होंने आपके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया कि भाई कैसे आपको क्या करना है, ब्लैंक चेक दे दिया। तो ये स्ट्रेंथ ना जो आपने इतने दिन तक मेहनत करी ना, वो आपको वॉच कर रहे थे, वो आपको वॉच कर रहे थे कि भाई आप किस तरीके से, हो सकता है उन्होंने बीच में आपसे ये भी कहा हो, मैडम आपके जो पैसे लग रहे होंगे हम दे देंगे, ऐसा भी बोला होगा कि आप इतना सब कुछ कर रहे बोलो ना, उन्होंने वो तो आधे पैसे देने को तैयार थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप हम लोगों को अपने छोटे छोटे कामों से बाहर आना पड़ेगा, सब लोगों को क्लाइंट के बेनिफिट के। और आप ये भी इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बात हमेशा बोलता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि अब ये मत सोचना कि किसी आदमी के लिए आपने बहुत कुछ अच्छा किया और उसने अपने पैसे लेने के बाद आपका फोन उठाना बंद कर दिया तो आपको लगेगा कि दुनिया खराब है। दुनिया कभी खराब नहीं है। उस आदमी के, हो सकता है उस आदमी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, उसको पैसे की हम जो उसकी प्लानिंग करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा की जरूरत हो, तो इसके लिए हमें कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम करना है और अच्छे से करना है। सरिता जी मैं आपसे, हाँ जी प्लीज। एक सेल का और बताऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल थी, वो भी मेरे को सर्विस ओरिएंटेड मिली। उस केस के अंदर भी जैसे मुझे कहीं से कोई रेफरेंस मिली और फिर उनका पूरा डाटा, उनकी पूरी पॉलिसी सब बिखरा पड़ा था, बिल्कुल बिखरा पड़ा था, छोटी। सर शायद राजेश जी को पूछना चाह रहे हैं कुछ। मैं तो सरिता जी एक चुनौती नमस्कार। देख रहा हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। हाँ जी। और आपके और हमारे जो हमारी आयु के जो अभिकर्ता एजेंट भाई हैं, एडवाइजर्स हैं, जब मैं उनके एग्जिट प्लान को देखता हूँ, मैं तो लकी हूँ मेरे बच्चे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ गए हैं, परंतु नेक्स्ट जनरेशन के लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते हैं। मैं अपने मित्रों के बच्चों को देखता हूं तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इंश्योरेंस में। तो दो सवाल मेरे आपके साथ, अब इसमें आपके बच्चों की क्या स्थिति है, वो इंश्योरेंस में आना चाहते हैं कि नहीं चाहते, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि मेरी पीढ़ी को क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ कुछ रुचि लें, इसके बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। मेरे जो दोनों बच्चे हैं, एक्चुअली क्या है कि कोई भी जो प्रोफेशन है ना, जहां तक मुझे लगता है उसका जो हमारा जो प्रोफेशन है वो हमारे व्यवहार के ऊपर, मेरा बेसिक नेचर कैसा है ना, ये उसके ऊपर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमोशंस इसके साथ कनेक्ट हैं। और जो प्रोफेशन होते हैं उनमें बहुत सारी पढ़ाई कर कर, जैसे सीए का हो गया, डॉक्टर हो गया, या कोई बिजनेस हो गया, या कोई फैक्ट्री हो गई, कुछ भी जो भी चीजें है ना, ये इसमें आदमी अपनी स्किल्स को डेवलप कर कर वो प्रोफेशन को अडेप्ट कर लेगा। मगर जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये मेहनत के साथ ना मोहब्बत भी होनी चाहिए इसको, इस काम से सिर्फ और सिर्फ वो ही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम लगती है। वो आगे बढ़कर बात करना कम पसंद करते हैं, जो हमारी पीढ़ी करती थी। तो और एक चीज और है कि ये आपको लगता है राजेश जी कि भाई हमारी युवा पीढ़ी इसको ज्वाइन नहीं कर रही, दूसरे तरीके से हो रहा है। जैसे आज आपने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को दिया तो बच्चे आगे बढ़कर उसको कर पा रहे हैं। तो ये सब हम लोगों को करना पड़ेगा कि हमें ऐसा ना लगे, क्योंकि बच्चों को ना क्या लगता है कि संघर्ष दिख रहा होता है, उसका रिवॉर्ड नहीं दिख रहा होता। जब हम अपना एक लेवल, एक स्टेटस इस यहाँ तक पहुंचा देंगे कि हमारे काम के अंदर संघर्ष के साथ रिवॉर्ड भी है और फ्यूचर भी हम लोगों का बहुत सिक्योर है, शायद तब, उसके लिए अभी तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, शायद तब बच्चों को लगेगा। और पहली बारी क्या करना चाहिए, हमेशा ना जिसका जो इच्छा हो रही है उसको करने दो, उसको फिर जाने दो, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो जो कुछ भी करना चाहता है वो करे। और जब वो वहां की मुश्किलों को देखेगा और फिर जब वो अपने पेरेंट्स को देखेगा कि हमारे पेरेंट्स की इनकम भी इतनी अच्छी थी, वो लोग सोशली भी सब जगह जा सकते थे, और
एक अच्छा काम कर रहे थे और परिवार को भी देख रहे थे, वो फिर वापस से इधर आएंगे। ये वो कहते हैं ना, होगा, ये सब चीजें होंगी। जो ये वाली पीढ़ी ने जो मेहनत करी है ना, इसका रिजल्ट आएगा आगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि बच्चों को खुद से एक्सपेरिमेंट करने दो, वो जो भी बनना चाहते हैं। और सफलता इसके अंदर ना नॉलेज के साथ में, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है, मुझे लगता है मेरे काम के अंदर सफलता तब ज्यादा है। चाहे हम कितना ही टेक्निकली साउंड हो जाए, चाहे हम कितना ही प्रोडक्ट नॉलेज ले लें, चाहे हम कितना ही कंपनीज के बारे में, लेकिन ये जो हमारा जो है, ये है क्या, इमोशंस का खेल। एक क्लिक पे लोगों को जब समझ आ जाता है, ये डिसीजन तब लिया जाता है। आप कितना ही पढ़ाते रहो, डिसीजन नहीं होता। तो उस लाइक माइंड लोग होने चाहिए ना, हर बंदा एक्टर नहीं बन पाता, तो ये बहुत अलग प्रोफेशन है। इसके लिए पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता मैं सही आंसर दे पाई हूँ या नहीं दे पाई। जो मैं फील कर रही हूँ, मैं वो अरे आपको राजेश जी गुरु हैं, वो देख रहे हैं आप कहाँ तक पहुंचे हैं। राजेश जी को सब पता है। नहीं, आपके बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए ना। आप वो मेरे आपके बच्चों के बारे में, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है, शी इज 32 years old। सिद्धार्थ बेटा है, ही इज 24 years old। जो मेरी बेटी है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बट वो बहुत ही रिजर्व नेचर की है। उसके अंदर एडमिन क्वालिटीज है। तो वो सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंटरप्रेन्योर, जैसे आज भी उसकी अभी मीटिंग है, उसका वो पॉलिसी मेकर है। तो वो उसका इंटरेस्ट शुरू से ही उसमें था, सोशल वर्क, लेकिन एक दूसरी तरीके से सोशल वर्क है उसका। तो मैं कैसे उसके इंटरेस्ट से अलग मैं नहीं वो कर सकती। इसी तरीके से जो सिद्धार्थ है, वो वो सिटिंग जॉब नहीं कर सकता। वो अभी पायलट का उसका ट्रेनिंग चल रही है, वो पायलट बनना चाहता है। तो मुझे क्या लगता है कि मैंने कभी भी मुझे किसी ने थोड़ी ना इम्पोज करा, हम खुद से, मुझे लगता है ये काम जो था, ये मेरे नेचर से कनेक्टेड था, तो शायद मैं सक्सेसफुल हो पाई इस काम के अंदर। अब उसके अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप करना, फिर वो एड ऑन हो जाता है। तो दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लेकिन उनको ये भी पता है कि ये जो सारा फाइनेंस कर पा रहे हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर, ये सब कुछ A to Z, ये सब कुछ LIC की बदौलत ही आ रहा है। तो हो सकता है 10 साल बाद जब वो अपने कामों से फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो इधर की तरफ को आए। बट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मेरे हस्बैंड ही हैं, वो भी सेम है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी इसी इंडस्ट्री के ही अंदर आए? अगर उनका उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका जो एक नेचर है, वो अगर इससे कनेक्ट होएगी तो ही वो आएंगे। जबरदस्ती कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा सवाल ये है, इसमें मैंने ऐसे परिवार देखे हैं कि 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से सब डॉक्टर 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 आ रहे हैं। मैं कुछ ऐसे परिवारों को जानता हूं जो 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से UPSC IAS चलते जा रहे हैं। मैं कुछ ऐसे परिवारों को जानता हूं जो 4-5 पीढ़ी से CA लगातार CA चल रहे हैं। परंतु मैं यहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है ये वाली। हम लोग हमारे ना यहाँ ऐसे, हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क नहीं कर रहे ना, हम बिखरे हुए हैं। और ऐसा ना, मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिलती हूँ जिनका बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन इनिशियली उनको भी अपने बच्चों को अपनी फील्ड में लाने में स्ट्रगल करना पड़ता है। हमेशा जो इजी चीज होती है ना, जो इजीली अवेलेबल होती है, उसकी हम कदर नहीं करते हैं। लेकिन वापस लौट कर आएंगे, ये मैं जरूर कहूंगी। वापस लौट कर आएंगे, उसके लिए हमें अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल, अपना वर्क स्टाइल एक प्रोफेशनल की तरह बनाना पड़ेगा। एक ऑफिस सेटअप करना, एक जैसे कहता है कि जब उनको लगेगा कि, हालांकि हमारे कितने साल लगे, कितना समय लगा हमें वो सब चीजों को करने में, लेकिन उनको ना ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो उससे अट्रैक्ट नहीं लगेंगे। उनको ये लगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो एक 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 बिजनेसमैन की तरह ही है, या वो एक एंटरप्रेन्योर है, उनका एक प्रॉपर सेटअप है, ऑफिस है। शायद बच्चे फिर पहले तो उनको फील्ड में जाने दो, अपनी मर्जी का काम करने दो, वो वापस लौट कर आएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स के बच्चे को देखा है जो वापस से लौट कर आ रहे हैं, वो इस प्रोफेशन को अडेप्ट कर रहे हैं। तो हाई करना होगा ताकि वो उन्हें लगे कि नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। राजेश सर, इसमें एक चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं इंश्योरेंस के, और काफी पुराने मित्र हैं हमारे।
मैं उनके घर गया तो मैंने उनसे भाभी जी से बोला, मैंने कहा भाभी जी व्हाई नॉट यू ज्वाइन, भैया आपको ज्वाइन क्यों नहीं करती भैया के काम के साथ में, इंश्योरेंस का ही काम है। तो कह रही यही सारे दिन घर में रहते मैं क्या ज्वाइन करूंगी। तो ये भी जरूर, हाँ ये भी जरूरी है ना कि बच्चों को ये महसूस होना चाहिए, बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बच्चे देखे ना कि भाई हाँ कुछ हो रहा है, कुछ चीजें बन रही हैं, तभी तो बच्चे, अब वो 12 पॉलिसी के लिए वो लोगों से बार बार बैक कर रहे हैं और वो देख रहे हैं बच्चे की यार ये पॉलिसी के लिए क्या कर रहे हैं, ये तो नेचुरली उससे फर्क पड़ता है ना, उस चीज का फर्क इम्पैक्ट आता है। ये जैसा सरिता मैडम ने बोला कि यदि हम आज थोड़ा सा एज ए, आपने राजेश सर बहुत अच्छे से काम किया, बहुत बड़ा आपको मैं, आप लोग जब जब से मैं आपको जानता हूँ, आईयूई से जानता हूँ, आप आपका अपना सेल्फ ऑफिस होता था शुरू से, ठीक है, 5 7 10 लोगों की आपने टीम रख रखी थी अपने पास। तो हम देख रहे थे आपको, तभी बच्चों को भी लगा ना आपने कुछ किया, उसके बाद उन्होंने बच्चों को एमबीए करने का मौका मिला बिमटेक से, आपने उनको वहां पे करा, और फिर इनको इंश्योरेंस की, और फिर उन्होंने 4 5 6 साल, जो जो सरिता मैडम बोल रही है वो बात बिल्कुल सही है, जब उन्होंने नौकरी के चैलेंजेस देखे ना तब उन्हें समझ आया ना कि आज, और हमें आपको आपको तो मालूम है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी है बच्चों, दोनों बच्चों को नौकरी से छुड़वाने के लिए, उन दोनों की नौकरी छुड़वाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को, और बार बार उनको पुश करना पड़ा इस बात के लिए कि भाई आप लोग जितनी मेहनत अपनी नौकरी में कर रहे हैं उतना काम यदि आप अपने काम में करेंगे, और आज दे आर थैंकफुल कि आज उन्हें लगता है कि हाँ अच्छा डिसीजन लिया गया। मैं एक नहीं चीज मैं और ऐड करूंगी कि ना इसके अंदर क्या है कि जो जो बच्चे हैं ना, क्योंकि देखो इस काम का फर्क है, हमारे काम के अंदर और कामों के अंदर फर्क है कि वो हमें हमें सामने वाले को प्रपोजल देना पड़ता है इंश्योरेंस का, या जो भी वो इन्वेस्टमेंट करना पाते हैं तो हमें जाना पड़ता है उनके पास। बहुत ही कम होता है कि आपके पास सामने से काम आ रहा है। तो बच्चे जो है ना वो इस कंफर्ट जोन से जब निकलेंगे, जब वो इस शर्म से निकलेंगे, मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेरा ड्राइवर था उस तक के अंदर ईगो थी कि अरे आपको क्या जरूरत है ऐसी सर्विस देने की या सर्विस के लिए इस तरीके से जाने की, क्योंकि है तो ये सर्विसिंग इंडस्ट्री, इसमें आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और रूट लेवल से अगर मैं ये सोचूं जी नहीं अपने आप बिजनेस आता है, नो, काम तो करना पड़ेगा। आप चाहे कितना ही बड़ा ऑफिस खोलकर बैठ जाए, जब तक हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं होंगे, 1 to 1 मीटिंग नहीं होगी, तब तक बिजनेस नहीं आएगा। अभी उस लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत समय चाहिए। क्योंकि जैसे मैं दुबई गई, मैं एक बहुत बड़े उनके एडवाइजर है, इंटरनेशनल एडवाइजर है, उनके यहाँ गई थी, उनको ऑफिस देखा, उनसे मिला, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपका बेटा, उनको भी बहुत समय लगा था। तो क्योंकि इस काम के अंदर आपको आगे बढ़कर बात करनी पड़ती है और वो शर्म निकालनी पड़ती है अपने अंदर से, वो 3 या 4 साल अगर बच्चा वो चीज को वो निकाल देगा फिर ग्रो करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वही है ना, जैसे मेरे माइंड में कोई एक चीज आई कि नहीं ये काम अच्छा है, इससे ये बेनिफिट, वो वाली चीज जब उनके दिमाग में आएगी तो वो करेंगे। हमें अपने रोने नहीं रोना है, अपनी अच्छाइयां बतानी है अपने काम की, तो बहुत उसका बढ़िया, इम्पैक्ट तो बहुत। पड़ेगा। अब कुलदीप बोलिया जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक मिनट सुनील जी, एक मिनट हम ना उनको चांस देंगे, एक बार सेशन को कंप्लीट कर लें जरा प्लीज, है। ओके हाँ सर, हाँ, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ले लेंगे। हाँ ठीक। सरिता मैडम, ऐसा लगता है कि आपसे बात करते रहे और आपकी आपकी जो सक्सेस स्टोरी है सुनते रहे, आपका जो ये मोटिवेशन है इसको सुनते रहे, लेकिन समय हमें परमिट नहीं कर पा रहा कि हम इस चीज के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ हम देख रहे हैं डिजिटल हैंड्स रेज हैं जिसमें लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो आपसे शायद कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम 2 से 3 क्वेश्चन हम सरिता मैडम से लेंगे, उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए राजेश चेतन जी को बुलाएंगे, और उसके बाद फिर हम आज का सेशन संपन्न करेंगे। सरिता मैडम हमारे फैमिली की, हमारे एफपीआईटी परिवार की सदस्य हैं, इनसे हम जब भी हमें जब भी हम समझेंगे कि हमें इनसे और कुछ और लेना है, और बाकी आज सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो ये मैडम का जब हम यूट्यूब का जब लिंक शेयर करेंगे वो अपने ब्रांच के सभी लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। देखो आज हमें लोग अभी अनिल मिश्रा जी ने मेरा नाम चौधरी साहब कर दिया, जबकि मेरा नाम अतुल जैन है अभी भी, आज भी, ठीक है। तो ये मुझे बॉम्बे मिले थे तो कोई बात नहीं, नाम से कुछ नहीं होता। हाँ मुझे ये अच्छा लगा कि जब वो मुझे वहां मिले और उनको हमने अपने एफपीआरटी के बारे में बताया और उन्होंने कंटिन्यूस ज्वाइन करने लगे और उनको अच्छा, आज उनकी टीओटी हुई, उसके लिए अग्रिम उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हम 2 से 3 क्वेश्चन लें जो सरिता मैडम उसका जवाब देंगी, और उसके बाद हम राजेश चेतन जी से वोट ऑफ थैंक्स लेकर के आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू जी। कुलदीप बोलिया जी। सर मेरा मेरा तो प्रश्न यही था कि अभी राजेश चेतन सर ने जो क्वेश्चन किया था मैडम से, सरिता मैडम से,
कि आपके बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमारे बच्चे इसलिए नहीं आ पाते, जैसे सरिता मैडम ने भी कहा कि उनकी बेटी एडमिन नेचर की है, उसका एटीट्यूड एडमिन का है। तो अभी नया जो रेगुलेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहा है एजेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट्स का, उसमें बीमा, कॉर्पोरेट बीमा वितरक के नाम से एक नया सिस्टम शुरू होने वाला है, और उसमें एम्प्लॉय रख करके बीमा करा सकेंगे। जैसे इनकी बेटी ये सोचती है कि बार बार से घरों में जाना पड़ता है, नहीं, आप एम्प्लॉय रख करके फिर आप उनसे बीमा करवा सकते हैं। तो वो उनका नेचर आ जाएगा जो काम में आएगा उनकी बेटी का। तो राजेश चेतन सर ने जो क्वेश्चन किया था, हमारे बच्चे इसलिए नहीं आते कि आपको धक्के खाने पड़ते हैं, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आप अपने ऑफिस में बैठिए, अपना एम्प्लॉय रिक्रूट कीजिए, एमबीए रिक्रूट कीजिए, उनसे आप बीमा करवाइए और वो आपके कोड में आएगा। बहुत जो बढ़िया, अभी तक allowed नहीं है, वो आने वाला है बहुत बहुत जल्दी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट। हरजीत मल्होत्रा जी। राजेश जी ने जो क्वेश्चन रेज किया, मैं भी उसी की बात करूंगा जो अभी बात हो रही थी। ये बिल्कुल ठीक बात है हमारी इंडस्ट्री में कि बच्चे जो हैं वो हमारे प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन सरिता जी की बात भी बिल्कुल ठीक है कि पहले बच्चों को खुला छोड़िए, उनको अपने मन की करने दीजिए। मेरे साथ भी वही है, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों आज की डेट में कनाडा में सेटल्ड हैं। मैंने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को, बड़ी बेटी को, कि मेरे प्रोफेशन में मुझे ज्वाइन करे उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन उसने नहीं किया। मैरिज के बाद उसने 6 महीने मेरे पास आई, वो ऑफिस में वो देखती रही सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके बाद वो चली गई कनाडा में। तो जाते ही उसको जो जॉब मिली वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की मिली। और उसके बाद उसने फील किया कि पापा, मैं यहाँ पर अपने 8-10 एम्प्लॉइज को मैं हैंडल कर रही थी, और यहाँ आके मैं एम्प्लॉई हूँ, और जो इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ स्टाफ को देती थी वो इंस्ट्रक्शन मुझे मिल रही है। तो अब अभी तो वो मैटरनिटी लीव पे है, 4 महीने का बेबी है उसका। तो मुझे लगता है कि अब जब वो फ्री होगी अपने मदरहुड से थोड़ा सा, तो वहां पर वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को वहां कनाडा में मेरा एक ऑफिस जो है वहां पर वो संभालेगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इस विषय में ना मैं एक चीज बोलूंगी कि जो ये हमारी वाली पीढ़ी है ना, जो पीढ़ी यानी जो 60-65 ऑनवर्ड्स बॉर्न हुए हैं लोग, है ना, मैं बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं? हेलो, यस यस, आपकी उम्र का अंदाजा लगा रहे हैं मैम। नहीं वो नहीं लगा पाओगे या लगा लो, कोई बात नहीं। मैं जस्ट एक ये जो मैं मैसेज करना चाह रही हूँ, इसका ये ना, ये बहुत ही, ये पीढ़ी ऐसी रही है कि इसने बड़ों के साथ भी निभाया और बहुत यंगस्टर बढ़िया, के साथ भी निभाया। बहुत ठीक है, तो ये वाला रोल भी जो है ना कि हम नेक्स्ट जनरेशन आए, वो वाला रोल भी हमें निभाना पड़ेगा। इसमें समय लगेगा, अभी हो सकता है अगले आने वाले 4 या 5 साल तक ये चीज, लेकिन वापस से मुझे पूरा यकीन है, मुझे 101% पता है कि मेरा बेटा वापस से मेरी फील्ड में आएगा, बहुत वो बढ़िया। आएगा। लेकिन हमें ये वाला रोल भी निभाना है। ये पीढ़ी को अभी ये वाला काम रह गया है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोगों को, उनको ये वाला काम भी करना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ अब सब लोग बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव, पहले क्या था, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ कर रहा था, अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के। अब जब ये चीजें हो रही हैं, थोड़ा समय लगता है, वापिस से सब लोग आएंगे ना, जब उन्हें लगेगा कि 10-10, 12-12 घंटे की जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बेशक से 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शरीर के साथ उनका वो फिजिकली उतना फिट नहीं हो रहे हैं बच्चे। और यहाँ देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो, जैसे कहीं घूमने जाना है मुझे, या अपना हेल्थ के लिए मुझे कुछ भी करना है, उसके लिए भी समय निकाल पा रहे हैं और अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, खुश भी रहते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, जज करते हैं बच्चे, जज करते हैं बच्चे, देखते हैं, बहुत समय बढ़िया, लगता है, 4-5 बहुत साल और लगेंगे। एक प्रिया मैम, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रिया मैम। हेलो, हाँ नमस्कार। मैम मुझे ये पूछना था, ये लेडीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक, और क्योंकि घर और ऑफिस दोनों कैसे मैनेज करते हो, ये पूछना था मुझे। काफी चैलेंजेस रहते हैं लेडीज के लिए, तो बता सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज के लिए तो मैं स्पेशली बोलूंगी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है फीमेल के लिए। जब मैं जाती हूँ ना, जब मैं फील्ड में जाती हूँ, मैं डॉक्टर से मिलती हूँ, कॉर्पोरेट से मिलती हूँ, टीचर से मिलती हूँ, अलग 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 जो बिजनेस वर्किंग वुमेन है उनसे मिलती हूँ, तो मैं अपने आप को हमेशा बेस्ट प्लेस पर मानती हूँ।
क्योंकि मैंने, और ये जो ऑफिस वाला जो फोबिया है ना हमारे मन में, मेरे काम की ये बहुत अच्छी ब्यूटी भी है कि आपका दिमाग से प्रोफेशनल होना जरूरी है। शो ऑफ बिजनेस नहीं है हमारा जो काम है, ये कोई शो ऑफ बिजनेस नहीं है। तो इसके अंदर मैंने तो ऑफिस अपना 2018 में ओपन किया है। उससे पहले मैंने 2 बारी सीओटी कर ली थी। मैंने कोई अलग से ऑफिस नहीं खोला हुआ था। लेकिन मेरे घर का कमरा जो है, ये मुझे फेस नहीं दिख रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली बोल रही हूँ। हाँ, अब कुछ ठीक है। तो लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल प्रोफेशनल के जैसे था। मेरे को अपने जो 8 से 10 घंटे काम करना है, मैंने अपने रूम को एक ऑफिस की तरह कन्वर्ट कर रखा था। एक एक फाइल एक जगह पर होती थी, और मुझे ये था कि मुझे 10 से लेके 6 बजे तक, 7 बजे तक कंटिन्यूअस वर्क करना है। मैं काम करती थी, बल्कि बहुत कंफर्टेबल होता है। आप अपने घर को भी देख रहे हो, आप आपको कहीं आप मैं मेरी 2 से 3 घंटे कॉलिंग होती थी जो मैं खुद से करती थी। और मेरे को ध्यान है, पापा मेरे बोलते थे, कहते थे कि इसका तो ऑफिस खुल गया, इसका तो हेड ऑफिस चल रहा है, आज तो बेटा सारा ही दिन हो गया आपने। तो वो भी देखते थे कि ये कितना मेहनत कर रहे हैं, ये किस तरीके से। ऐसा नहीं है, ये सब हमारे दिमाग का वो है कि मेरा ऑफिस होना चाहिए मेरे। और सपोर्ट मिलता है, फैमिली सपोर्ट मिलता है, बल्कि आप ज्यादा अच्छे से, और आपको कोई गिल्ट नहीं होता जब आप पूरा टाइम। अब आप ये देखो कि अगर मैं सुबह से शाम तक बाहर हूँ, ऑफिस में बैठी हूँ, और फिर फील्ड में जा रही हूँ, और फिर सब कुछ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक औरत जो होती है ना, जो फीमेल होती है, उसको एक गिल्ट होता है, मेरे पीछे से बड़ों को कहीं डिस्कम्फर्ट ना हो रहा हो, बच्चे आए होंगे तो। बल्कि घर से ही, लेकिन आपका एनवायरनमेंट, आपने अपने घर को भी एक ऑफिस रूप दे सकते हो। आप एक कॉर्नर अपने लिए कर सकते हो। बल्कि आप बहुत अच्छा क्योंकि क्या है, आप फ्रेश माइंड होते हो, आपने काम करा, आपने असाइन करा। ऐसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम था, मैंने एग्जीक्यूटिव भी रखा हुआ था, बट वो ऑफिस में, ब्रांच में रहता था या वो फील्ड में, मैं घर पे रह के, मेरा काम तो है लोगों से मिलना। मेरे को तो बिजनेस लोगों से मिलकर आएगा ना, तो मुझे तो अपना फील्ड में जाना है या अपॉइंटमेंट लेना है और मिलना है। तो मेरे को तो वो जाने के लिए क्या जरूरी थोड़ी ना है कि मैं ऑफिस में जाऊं पहले, फिर बल्कि और थकान होती है। और तब तो क्या है, अगर किसी ने 2 बजे का टाइम दिया, फ्रेश माइंड से जाओ। बहुत तो बढ़िया। एक मैं तो ये चीज। तो हाँ जी। अच्छा, अब अभी और है? थैंक यू, नहीं थैंक यू। बताने को तो बहुत कुछ अपना बता सकती हूँ जी जी, आप। बहुत बढ़िया सेशन आपका, ग्रेट मैडम, कितने दिल से आपने बात की। अब मैं अपने प्रधान जी राजेश चेतन जी को आमंत्रित करूंगा, जिनका एफपीआरटी बच्चा है। आज वो बहुत खुश होंगे देख के कि एफपीआरटी के बच्चे कितने आगे निकल गए हैं। राजेश भाई, मैं चाहूंगा आप मैडम का धन्यवाद करें, वोट ऑफ थैंक्स दें। राजेश जी, वेलकम। वेलकम राजेश जी। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आपका सुनील डेंग भाई। सरिता जी, नाम ही उनका सरिता है, तो सरिता के प्रवाह की तरह बोलती हैं वो, जैसे गंगा यमुना बहती हैं उस तरह से। आज मुझे भी आप सिद्धू जी जैसे लग रहे हैं, जैसे सिद्धू जी कविता लिख देते हैं ना सामने आते ही। वैसे उनकी वाणी का प्रवाह है, जो वो दिल से बोल रही थी बहुत। मेरी तो पड़ोसन है वो, दिल्ली में तो 2-3-4 किलोमीटर के लोग पड़ोसी होते हैं। तो मैं उनको देखता हूँ, उनके कार्य क्षेत्र को भी देखता हूँ, इनके कुछ क्लाइंट को भी मैं जानता हूँ जो उनके अच्छे प्रशंसक भी हैं। और सरिता जी एक तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री की झांसी की रानी है, और एक कंजर्वेटिव फैमिली में रहने के बाद भी वो जिस प्रकार से मार्केटिंग अपनी करती हैं, लोगों को कनेक्ट करती हैं, लोगों को जोड़ के रखती हैं, ये हुनर सबके पास नहीं होता, जो मैंने देखा है सरिता जी में है। और आज आपने जो बोला है सरिता जी, बहुत लोग बहुत सीखेंगे आपके इस वीडियो से। और मैं तो मेरी टीम से ये कहूंगा कि सरिता जी को और अधिक बोलने के लिए कभी आग्रह करना चाहिए। आज 1 घंटे में बहुत सारी बातें छूट गई जो सरिता जी बोलना चाहती थी, और खासतौर से जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, उनके एक्सपीरियंसेस उन तक पहुंचने चाहिए। तो मैं, एफपीआरटी की मेंबर हैं वो, हमारी परिवार की सदस्य हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं
FPRT के प्रधान के नाते, और ये भी चाहूंगा कि वो इसी तरह से जो कर रही हैं और बेहतर करती जाएं और हम सबको भी अपने अनुभव से जोड़ती जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सरिता जी, ग्रेट सेशन, ग्रेट सेशन। अब मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा